नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है हम इस चैनल पे बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस एग्ज़ाम के बारे में और आपको पता है हमारी एक क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर मैं बात करूँ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए, कौन-कौन से मैं आपको बता दूँ कि ये जो यूनिट्स हैं मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है इनको कि भई कौन-कौन से टॉपिक से या किसी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने पहली यूनिट को कंप्लीट कर लिया, टैक्सोनॉमी में हमने एनिमल टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर लिया, सेल बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया, फोटोसिंथेसिस को अपन ने कंप्लीट कर लिया और इसमें हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंप्लीट कर लिया, जेनेटिक्स को अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको समझिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो क्वेश्चन है वो 100% पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब पीवाईक्यूज भी मैं इस वीडियो में करवाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए रेस्पिरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, श्वसन की हम बात करेंगे। इसमें हम कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, क्रेब्स सर्कल देखेंगे, ईटीएस देखेंगे और फर्मेंटेशन है कंप्लीट हम इसको देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम श्वसन की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। तो शरीर में आधारीय जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके विघटन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसी को श्वसन कहते हैं। यानी कि जो बेसल ऑर्गेनिक मैटर हैं वो हमारी बॉडी में जाके डिकम्पोज होते हैं, उनका विघटन होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसी को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं भाई जो सबस्ट्रेट है किस हिसाब से विघटन होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, फिर वसा का विघटन होता है, लास्ट में अपने प्रोटीन का विघटन होता है। आगे हम बात करें भाई ऊर्जा उत्पादन का क्रम क्या रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो वसा से हमें प्राप्त होती है, फिर प्रोटीन से हमें प्राप्त होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। वसा की बात करें तो 9.4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन की बात करें तो 5.6 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होती है। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, श्वसन के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार का श्वसन होता है, किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट के आधार पर नहीं, आधारीय पदार्थों के विघटन के आधार पर श्वसन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन यानी कि प्लावी श्वसन, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन यानी कि जीवधर्मी श्वसन। प्लावी श्वसन क्या होता है, तो ऐसा श्वसन जिसमें आधारीय पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपयोग किया जाता है। यानी कि यदि हम बेसल सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का यूज करेंगे तो उसे अपन कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। यदि हम प्रोटीन का उपयोग करने लग जाएंगे या हमारी बॉडी प्रोटीन का उपयोग करने लग जाएगी तो उसको अपन कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। चलिए, श्वसन और दहन में नहीं, हम बात करेंगे वायवीय या ऑक्सीसेशन और अवायवीय या फिर एनऑक्सी श्वसन में जो अंतर होता है उसके में बात करेंगे। दहन जो वाला जो श्वसन और दहन में जो अंतर है उसको हम अगले स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का उपयोग जो है वायवीय श्वसन में होता है, इसलिए इसका नाम वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सीजन रखा गया है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। दूसरा, आधारीय पदार्थ का ऑक्सीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो उनका पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है कम ऑक्सीडेशन या फिर मैं बात करूँ अपूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है। दूसरा, अंतिम उत्पाद की बात करें तो वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। दूसरा, यदि हम अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद की बात करें तो एथेनॉल बनता है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ एसिड्स बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, उत्पादित ऊर्जा के मान की हम यहाँ पे बात करें तो जो वायवीय श्वसन होता है उससे हमें ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, 686 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। वहीं यदि मैं अवायवीय श्वसन की बात करूँ तो यहाँ से हमें 28 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। उदाहरण की बात करें तो जितने भी वायवीय सजीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उन सब में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा, यदि हम अनऑक्सीजन की बात करें तो अंतिपरजीवी हो गए जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, एस्केरिस हो गया, लीवर फ्लॉक हो गए, टेपवर्म हो गए या फिर जो आरबीसीज हो गई, मांसपेशी हो गई हमारी या फिर जो सीड्स हो गई, ये सभी के सभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम श्वसन और दहन में क्या डिफरेंस होता है। तो सुनो, श्वसन क्या है, एक प्रकार की जैविक क्रिया का उदाहरण है जैसे जिसे अपन बायोलॉजिकल प्रोसेस कह देते हैं, लेकिन दहन जो है एक प्रकार की फिजिकल प्रोसेस होती है। दूसरी हम बात करें तो ऊर्जा का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसमें ऊर्जा का उत्पादन जो है एक साथ हो जाता है, सडनली यहाँ पे ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरी हम बात करें जो श्वसन में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, ऊर्जा की मुद्रा जिसको अपन कहते हैं एटीपी को। ठीक है, एटीपी के रूप में संचित रहती है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का संचय नहीं किया जाता, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। एटीपी जो संचित हो रही थी उसका उपयोग हम किस में करेंगे, जैविक क्रियाओं में हम बाद में कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो जो कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट हो गई, लिपिड हो गई, प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो सब की सब क्या है, श्वसन है। दहन की बात करें तो जैसे लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, पेट्रोल का जलना है, ये सारे के सारे कैसे हैं, दहन का उदाहरण है। चलिए, आगे बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक आता है श्वसन गुणांक के बारे में, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मतलब होता है त्यागी गई कार्बन डाइऑक्साइड और ली गई ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, यानी कि त्यागी गई कार्बन डाइऑक्साइड और ली गई ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है उसके अपन श्वसन गुणांक कह देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। श्वसन में क्या होता है, सरल विषण विधि द्वारा गैसों का लेन देन किया जाता है जिसमें CO2 का त्याग तथा ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। त्यागी गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रहण की ऑक्सीजन का अनुपात ही क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चार्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखना किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। अलग अलग जो सबस्ट्रेट है उनके लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मान यहाँ पे दिया गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें उसके लिए 1 है,
प्रोटीन की बात करूँ तो 0.8 है, लिपिड की बात करें तो 0.7 है, कार्बनिक अम्ल की बात करें तो मैलिक एसिड का 1.34 है, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो 4.1 है। मासोल पादप यानी कि जितने भी कैम प्लांट्स होते हैं उनके लिए दिन में होता है 1.34 और रात में हो जाता है 0। अवायवीय स्टेशन की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे अनंत यानी कि इनफाइनाइट जो है उनका आरक्यू का वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की वैल्यू 0 होते ही जो अपन अनुपात निकालेंगे वो अनंत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए शोषण गुणांक का मान कितना है? 1 है, आंसर भी दिया गया है। अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों के लिए शोषण गुणांक का मान क्या है? अब यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखना। अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों के लिए शोषण गुणांक का मान, अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा, लेकिन हमें पता है अरंडी में क्या होता है तेल, तेल में क्या होता है बसा, बसा का मतलब होता है फैट, फैट का मतलब होता है लिपिड, लिपिड के लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है 0.7, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पेपर पूछेगी, प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, श्वसन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ध्यान रखना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको अपन ईएमपी पाथवे भी कह देते हैं, ये होती है साइटोसोल के अंदर। तो हर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न हर पॉइंट से, छोटे छोटे पॉइंट से यहाँ पे पूछा जाता है, किस प्रकार से वो हम पीवाईक्यूज में भी देख लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है, और ये वायवीय और अवायवीय श्वसन के लिए ओवेनस पथ है, यानी कि कॉमन पथ है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों श्वसन में होगा ही होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल आ जाती है। स्क्रेप साइकिल को ही अपन टीसीए साइकिल भी कह देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ये भी कैसा होता है एम्पीओलिक पाथवे भी कह देते हैं, लेकिन ये होता कहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रखना, ये साइटोसोल में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तीसरा जो स्टेप आता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस सिस्टम अपन इसे कहते हैं, इसी को साइटोक्रोम सिस्टम भी कह दिया जाता है। ये रेस्पिरेशन की टर्मिनल स्टेप होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ग्लूकोज जो है वो सेल, ये सेल की बाउंड्री बनी हुई है, सेल के अंदर आएगा और ये ग्लूकोज जो है दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, पायरुविक एसिड की। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कहाँ हो रहा है, साइटोसोल के अंदर हो रहा है। फिर ये जो पायरुविक एसिड है ये आगे चल के टीसीए साइकिल के अंदर चला जाएगा, जिससे हमें CO2 और H2O प्राप्त हो जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले स्टेप की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आ रहा है हमारे सामने ग्लाइकोलाइसिस, जिसको अपन ईएमपी पाथवे भी कह देते हैं। एक बार मुझे पता है पेपर के अंदर यही प्रश्न पूछ लिया था कि भाई इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्कवरी, जिस वैज्ञानिक ने की थी, तो एम्बिडन, मायरहोफ और पार्नेसी, ये 3 साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको अपन मिला के क्या कहते हैं, तो ईएमपी पाथवे कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहाँ होता है हमने देख लिया, कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल में होता है। इसमें टोटल स्टेप होते हैं 10। फाइनल प्रोडक्ट से 2 अणु बनते हैं किसके, पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एंजाइम की बात करें तो प्रथम जो पद होता है इनके फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम काम आता है वो हेक्सोकाइनेज काम आता है। जो लास्ट स्टेप होता है जो एंजाइम काम आता है वो पायरुविक काइनेज एंजाइम काम आता है। ठीक है, एटीपी की हम बात कर लेते हैं, कितनी एटीपी यहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो कुल एटीपी निर्माण होता है वो 10 एटीपी हमें प्राप्त हो जाती है, जिसमें से 4 जो है डायरेक्ट हमें प्राप्त होती हैं और 2 NADH2 के फॉर्म में प्राप्त होती हैं। NADH2 जो है वो स्वांगीकारी क्रियाएं हैं, इनसे ATS में जाके ये हमें एटीपी प्रदान करती हैं। एक NADH2 की बात करूँ तो हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं, लेकिन 2 से बात करेंगे तो हमें टोटल 6 एटीपी प्राप्त हो जाएंगी। 6 एटीपी हमें 2 NADH2 से प्राप्त हो गए, 4 हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गए, तो टोटल हमें 10 एटीपी यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कुल एटीपी अपने खर्च कितने हो जाते हैं, तो 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो नेट एटीपी का प्रॉफिट हुआ वो 8 एटीपी का हुआ। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे भाई शुद्ध एटीपी निर्माण कितने हुए, ये जो 2 NADH2 है ये शुद्ध एटीपी हमें नहीं दे रही है, ATS में जाके हमें एटीपी देंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल हमें टोटल एटीपी कितने प्राप्त हुए, तो हमें 4 एटीपी जो है शुद्ध प्राप्त हुए, उसमें से 2 हमने खर्च कर दिए, तो जो नेट एटीपी का लाभ हुआ वो हमें कितना हुआ, 2 एटीपी। शुद्ध की बात करें आपकी, शुद्ध एटीपी निर्माण कितने हो रहे हैं, 2 एटीपी हो रहे हैं, ध्यान रखना। और टोटल हमें शुद्ध एटीपी लाभ कितना हो रहा है, 8 एटीपी का लाभ हो रहा है, और कुल एटीपी निर्माण कितने हो रहे हैं, 10 एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी मैथ है। चलिए हम यहाँ पे जो 10 स्टेप में पूरे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले ग्लाइकोज का मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है। फर्स्ट एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज, जिसमें 1 एटीपी हमें खर्च करनी पड़ती है, जिसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। एटीपी से हमने फॉस्फेट ले लिया, ठीक है, और फॉस्फेट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आइसोमेरिज्म नाम का एंजाइम आता है, जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज के अंदर चेंज हो जाता है। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो यहाँ पे आइसोमेरेज नाम का एंजाइम आता है, जिससे ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एंजाइम आता है, जिसमें 1 एटीपी और खर्च हो जाती है। 1 एटीपी खर्च होगी तो यहाँ पे पहले नंबर कार्बन पे और 6 नंबर कार्बन पे जो है आपके 2 फॉस्फेट अणु यहाँ पे जुड़ गए हैं। ठीक है, पहले हमने बात की ग्लूकोज में कोई भी फॉस्फेट नहीं था, 1 एटीपी हमने खर्च की तो 6 नंबर कार्बन पे जो है फॉस्फेट अणु जुड़ा। फिर हमने दूसरी एटीपी खर्च की तो हमने 1 नंबर कार्बन पे भी एक फॉस्फेट को जोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट बन गए, इसका नाम बदल गया है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहाँ पे हो गया, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे एल्डो लेज नाम का एंजाइम आएगा और ये 2 भागों में टूट जाएगा। एक बनेगा 3 PCAL यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और दूसरा बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर आगे चल के क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज होते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे 3 जो DHAP है 3 PCL के कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से
जो है इसके 2-2 मॉलिक्यूल बनना शुरू होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप वापस यहाँ पे ऐड होगा और ये बन जाएगा क्या 1,3-डाई PgAl, ठीक है, 1,3-डाई फॉस्फोडिल्सरिक एल्डिहाइड। अब यहाँ पे अगला एंजाइम आएगा डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम आएगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे तो किस फॉर्म में निकलेंगे, 2NADH2 के फॉर्म में निकलेंगे और ये बन जाएगा 1,3-डाई PgAl। एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया 1,3-डाई PgAl, 1,3-डाई फॉस्फोगिल्सरिक एसिड यहाँ पे बन गया। एल्डिहाइड अब किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे काइनेज नाम का एंजाइम आ जाएगा। काइनेज नाम का एंजाइम आ जाएगा तो यहाँ से 2 ATP हमें बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब एक फॉस्फेट निकल जाएगा। पहले यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, एक पहले नंबर कार्बन पे था, एक थर्ड नंबर कार्बन पे था, हमें से कह रहे थे 1,3-डाई फॉस्फोगिल्सरिक एल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी गिल्सरिक एसिड। अब यहाँ से क्या होगा, एक फॉस्फेट हमने यहाँ से निकाल दिया, ATP के फॉर्म में निकाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, केवल और केवल 3 रह गया। 1 से जो है 2 ATP निकल चुके हैं, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल को। 2 ATP यहाँ से निकल के अब रह गया केवल 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड यहाँ पे निकल गया। एंजाइम काम आएगा म्यूटेज, म्यूटेज जो है यहाँ से बन जाएगा 2 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, 2 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड। एंजाइम जो काम आएगा यहाँ पे इनोलेज नाम का एंजाइम काम आएगा, जो कि H2O को बाहर निकालेगा। ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि H2O जो निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम काम आता है, तो आपको बताना इनोलेज नाम का एंजाइम जो है वो H2O को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब ये जो PG है ये कन्वर्ट हो जाएगा PEP के अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर ये चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंजाइम आएगा पायरुवेट काइनेज, जो कि 2 ATP का फॉर्मेशन हमें और देगा। और ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कैसा है 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ से जो है इनके 2-2 मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें लास्ट में बनाना था ग्लूकोज, जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके बन गए, ठीक है। ये 10 स्टेप की पूरी प्रोसेस होती है, सारी मैंने आपको बता दी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए कुछ की पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे पहले और तीसरे पद में एक ATP लगेगा, ये देखिए, ये पहले स्टेप में एक ATP लग गया, ये तीसरे स्टेप में एक ATP लग गया। माइनस का मतलब है हमने लगाया है। 7वें और 10वें पद में 2-2 ATP बनेंगे, ये देखिए, ये 7वें स्टेप में 2 ATP बन गए, ये 10वें पद में 2 ATP बन गए। इसके बाद 5वें पद में 2 फॉस्फोरिक एसिड लगेंगे। 5वें पद की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरिक एसिड लगेंगे। 6वें पद में हम बात करें तो 2 Na2S2 का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, 2 NADH2 का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या डाला है, 2 फॉस्फोरिक एसिड डाले हैं। 9वें पद में हम बात करें तो एक H2O निकलेगा। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनसे पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो 2 पायरुविक एसिड हैं अब ये आगे चलेंगे और अगली रिएक्शन आएगी हमारी, कौन सी, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसी को अपन ऑक्सी बिकार्बोक्सिलीकरण या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कह देते हैं। होता क्या है, साइटोप्लाज्म में से जो पायरुविक एसिड है वो एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। होता क्या है सुनना, और ये जो सारी प्रोसेस होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होती है, देखना। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य की जो कनेक्टिव लिंक्स है उसको अपन क्या कह देते हैं, लिंक रिएक्शन कह देते हैं। कैसे, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड आप देख रहे हैं, ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, NAD के साथ और कोएंजाइम ए, यहाँ पे ये मेन कंपोनेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको अपन कहते हैं कोएंजाइम ए। और यहाँ पे ये जो NAD आपको दिखाई दे रहा है इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करा देंगे, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। यानी कि ये जो कोएंजाइम ए है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो NAD है ये 2 हाइड्रोजन लेके NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। तो पायरुविक एसिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो आपकी मैग्नीशियम आयन काम आएंगे, इसके अलावा TPP यानी कि थाइमिन पायरोफॉस्फेट काम आएगा, लिपोइक एसिड यहाँ पे काम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लिंक रिएक्शन मैंने आपको पूरी यहाँ पे बता दी है। ये चल कहाँ रही है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चल रही है। ये जो NADH2 है ये हमें 3 ATP लाके देगा जब ETS में काम आएगा ये, ठीक है। देखना, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की जो कनेक्टिव लिंक्स है वो आपको बता दी, लिंक रिएक्शन है। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है वो एसिटिल कोएंजाइम है, जो आगे चल के अपना क्रेब साइकिल में काम आएगा, ठीक है। यहाँ से नेट गेन बनेगा 3 ATP का, क्योंकि NADH2 बन रहा है एक। इसके बाद को फैक्टर जो यूटिलाइज हो रहे हैं, सबसे पहले TPP यूज हो रहा है, NAD यूज हो रहा है, कोएंजाइम काम आ रहा है, मैग्नीशियम आयन काम आ रहे हैं और लिपोइक एसिड काम आ रहे हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है यहाँ पे क्रेब्स चक्र की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्रेब्स चक्र जो है हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट पे खो जाता है। किसमें खो जाता है, कबूतर की जो उड़ने वाली मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर इनको खोजा गया था। साइट की बात करेंगे, क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पोर्शन में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ चल रहा है, साइटोसोल के अंदर चल रहा है, ठीक है। और लिंक रिएक्शन आपकी कहाँ चल रही है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चल रही है। दूसरा क्रेब्स चक्र कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। इसमें भी टोटल कितने स्टेप काम आएंगे, 10 स्टेप काम आएंगे। इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो CO2 और जल बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अदर नेम्स की हम यहाँ पे बात करें तो सिट्रिक एसिड चक्र यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कह देते हैं, एम्फिबोलिक पाथवे भी कह देते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कह दिया जाता है, TCA साइकिल भी इसको कह देते हैं, ठीक है। एक आप छोटी सी जो मैथ है उसको अपन कर लेते हैं, ATP की काउंटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। सुना, एक अणु पायरुविक एसिड के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने बनते हैं, 15 ATP बनते हैं। देखना किस तरीके से 15 ATP बनेंगे, 4 NADH2 बनते हैं हमारे। तो 4 का मतलब हो गया है आपके यहाँ पे 12 ATP हमें मिलेंगे ETS के अंदर। इसके बाद एक FADH2 की बात करें तो हमें 2 ATP मिलेंगे ETS के अंदर, एक ATP GTP के फॉर्म में डायरेक्ट मिल रहा है। टोटल हो गया आपके 15 ATP, ठीक है। तो एक पायरुविक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें कितने मिलते हैं, 15 ATP मिलते हैं। दूसरा,
एक अणु एसिटिल कोएंजाइम ए के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें कितने मिलते हैं, तो 3 NADH2 मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है, एक GTP मिलता है, टोटल हमें 12 ATP मिलते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें कितने मिलेंगे, तो 4 NADH2 मिलेंगे, एक FADH2 मिलेगा और एक GTP मिलेगा। ये हमें एक अणु पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से मिल रहे थे, लेकिन एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें टोटल एटीपी कितने मिल गए, 30 एटीपी मिल गए। ठीक है, चलिए क्रेब्स साइकिल की हम यहाँ पे बात कर लें। क्रेब्स साइकिल में आपको समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कौन से पद में कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, दूसरा CO2 कहाँ से निकल रहा है, NADH2 कहाँ से निकल रहा है और कौन सा आपका जो मॉलिक्यूल है वो बन रहा है, ध्यान रखना। तो अभी हमने देखा लिंक रिएक्शन में जो एसिटिल कोएंजाइम ये बना था, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। वापस मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से, पायरुविक एसिड जो है वो अंदर चल गया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम के अंदर। अब क्या बन रहा है यहाँ पे, सिस एक्योनेटिक एसिड, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब जब CO2 बाहर निकलेगी तो एक कार्बन का लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन जो है वो CO2 ग्रुप में ही बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा वो सिट्रेस सिंथेटेज नाम का एंजाइम काम आएगा। अब सिस एक्योनेटिक जो एसिड है वो एक्योनेटेज नाम का एंजाइम काम आके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर काम हो जाएगा, और यहाँ से एक NADH2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो आइसोसिट्रिक एसिड है वो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा और यहाँ से एक CO2 बाहर निकलेगी और एक NADH2 बाहर निकलेगा। चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड थे, एक CO2 बाहर निकल गई, तो ये 5th कार्बन कंपाउंड के रूप में यहाँ पे चेंज हो गया, और ये एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं पूरी क्रेब्स चक्र के अंदर। यहाँ से PYQs में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 का पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक CO2 फिर बाहर निकल जाएगी और ये 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए जैसे ही सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड रहेगा, यहाँ से एक GTP ATP के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सक्सिनिक एसिड आगे चल के फ्यूमिनिक एसिड भी चेंज होगा। अभी यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड चलेंगे सारे, यहाँ से एक FADH2 निकलेगा, एकमात्र FADH2 निकल रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड जो है मैलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे H2O का ऐड किया जाएगा, जुड़ेगा यहाँ पे H2O। इसके बाद जो मैलिक एसिड है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा और यहाँ से NADH2 बाहर निकलेगा, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस चल के सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कौन काम आ जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम काम आ जाएगा। ये पूरा चक्र 2 बार घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीजें बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रेब्स चक्र की जो की पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सुनना। सबसे पहले अपन एनर्जी जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो चौथे, छठे, 10वें पद में एक एक अणु NADH2 बनता है, देखना। ये एक NADH2 बन गया चौथे पद में, ठीक है। दूसरा बन गया ये छठे पद में, और ये बन गया यहाँ पे कौन से, 10वें पद में। ये आपके कितने हो गए यहाँ पे, 3 जो पद हैं, 3 स्टेप है, चौथा, छठा, 10वें पद में एक एक अणु क्या बन गया, NADH2 का बन गया। इसके बाद 8वें पद में क्या बनेगा, एक FADH2 बनेगा। ये देखिए 8वें स्टेप में क्या बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है। 7वें पद में एक GTP बनेगा। ये देखिए 7वें पद में क्या बन रहा है, एक GTP बन रहा है। तो ये आपकी एनर्जी जनरेशन होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यूनिक जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा, क्रेब्स चक्र में एकमात्र 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी कैसे, तो 5 और छठे पद में एक एक CO2 बाहर निकलेगी, और जब जब CO2 बाहर निकलती है तो एक एक कार्बन का लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से CO2 निकली तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ से ये बन सकता है, अब तक ये तो बन गया भाई 5th कार्बन कंपाउंड कौन सा है, तो अगला ये भी बन सकता है कि भाई जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है उसमें मतलब किस कंपाउंड से वो बनता है, तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से जब CO2 बाहर निकल जाती है तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे एक चीज और इसमें रह गई है भाई, एम्फोबोलिक पाथवेज को क्यों कहते हैं, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखना, सजीवों में कुछ विनिर्माणकारी क्रियाएं होती हैं, सजीवों में कुछ निर्माणकारी क्रिया होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन पोरफायरिन वर्णक क्लोरोफिल के निर्माण में मध्यवर्ती सक्सेनिल कोएंजाइम ये सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है, इसलिए हमें इसको क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे कह देते हैं। चलिए तीसरा हमारा स्टेप आता है हमारे सामने, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ETS। इसमें क्या होता है, आपको ये जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो ध्यान रखना है। किस तरीके से याद रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, BCCA3। मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा था, बच्चा 3। ठीक है, बच्चा 3 नाम से याद कर रखा था, बस आपको सी के आगे पहला जो सी है उसके आगे 1 लगा देना है। इस तरीके से आप इस सीक्वेंसेस को याद कर सकते हो। पहला B है, फिर C1 है, फिर C है, फिर A है, फिर A3 है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। लास्ट में जाके O2 यानी कि जो टर्मिनल एक्सेप्टर है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, वो कौन बनेगा, O2 के पास अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या सुना, ये सारी स्वांगीकारी शक्तियां होती हैं, जैसे NADH2 हो गई, FADH2 हो गई, इनसे हमें ऊर्जा निकालनी है। तो इनसे जो ऊर्जा उत्पादन की क्रिया है वो किसके अंदर चेंज होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर जाके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी जो साइट होती है वो कौन सी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक कला होती है, इंटरमेम्ब्रेन होती है, उसमें जो ऑक्सीजोम पाए जाते हैं, या फिर उनको अपन क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं, या फिर फर्नांडीज मोरन कण कहते हैं, वहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही होती है। तो ETS कहाँ चल रही है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से बनती है। तो एक NADH2 जो है हमें 3 ATP देके जाता है, एक FADH2 जो है हमें 2 ATP देके जाता है। टोटल मैथ की बात करें तो संपूर्ण शोषण में एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 या फिर 36 ATP का निर्माण होता है। कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन कुछ शटल की बात करते हैं। शटल का मतलब क्या होता है कि जो NADH2 होता है, ठीक है, ये NADH2 डायरेक्ट साइटोसोल से कहाँ है, मैट्रिक्स के अंदर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकते। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकते तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कुछ हमें
कंपाउंड्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे मेलेट यहाँ पे काम आ गया, ये मेलेट इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और वापस NAD को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, NADH2 के अंदर। तो हमें किसी न किसी एक सब्सट्रेट की आवश्यकता पड़ती है, एक मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, शटल कह देते हैं। दो प्रकार के शटल होते हैं। पहले शटल की हम बात कर रहे हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। ये क्या होता है सुना, ये एक उच्च दक्षता वाला शटल होता है, यानी हाईली एफिशिएंट शटल होता है। इसमें होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के छठवें पद में जो NADH2 बना था, उसके दो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मेलेट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये NADH2 बन रहा है साइटोसोल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे छठे पद में ये बना है ग्लाइकोलाइसिस के में, ठीक है। इससे दो इलेक्ट्रॉन, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, मेलेट को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, या फिर मैं बात करूँ मेम्ब्रेन, उसको पार नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन मेलेट को ट्रांसफर कर देगा। मेलेट क्या करेगा, ये मेलेट कोशिका द्रव्य से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर NAD+ को कर देगा। ये मेलेट यहाँ से चल के मैट्रिक्स के अंदर आ गया, ये मैट्रिक्स है, ये साइटोसोल है, मैट्रिक्स के अंदर आ गया, ये मेलेट यहाँ पे आ गया, इसने दो इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे दिए, NAD+ को दे दिया, और दो इलेक्ट्रॉन देके जो NAD+ था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इससे हमें कितने मिल जाएंगे, ETS के अंदर हमें 3 ATP मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सुनना, टोटल ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है उससे हमें कितनी ATP मिलते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से हमें 38 ATP ये दिलाता है। यानी कि जो मेलेट एस्पार्टेट शटल है, ये एक उच्च दक्षता वाला शटल क्यों है, क्योंकि ये हमें 38 ATP दिलाता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये शटल कहाँ चलता है, हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं, लीवर की मसल्स होती हैं, जो हमारी किडनी की मसल्स होती हैं, वहाँ पे ये शटल चलता हुआ रहता है। ध्यान रखना, शटल किस काम आता है, मैंने आपको बता दिया। शटल जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो NADH2 है ये डायरेक्ट साइटोसोल और मैट्रिक्स में इंटरचेंज नहीं हो सकते। दूसरा समय, दूसरे नंबर का आता है हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ये है कम दक्षता वाला शटल होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये हमें 36 ATP दिला के जाता है। सुनना, यहाँ पे क्या होगा, ये अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है, साइटोसोल अपने दो इलेक्ट्रॉन आपकी बार किसको देगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को देगा। किसको देगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को देगा, ठीक है। ये साइटोसोल में हो रही है सारी प्रोसेस। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन ये जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट आगे जो है मेम्ब्रेन को पार करके अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा ये अपने FAD+ को दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। FAD+ अपने इलेक्ट्रॉन लेके और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें ETS में क्या मिल जाएंगे, 2 ATP मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो मेलेट एस्पार्टेट शटल होता है, इसमें कौन काम आता है, मेलेट काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में कौन काम आता है, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है काम आता है, लेकिन और कौन काम आता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट काम आता है, और FAD+ FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें 2 ATP मिल जाएंगे। ये कम दक्षता वाला शटल होता है। टोटल कैलकुलेशन की बात कर लें हम, मेलेट शटल से हमें कितने ATP मिलेंगे, सुनना, ग्लाइकोलाइसिस हमें 8 ATP देके जाता है, हमने कैलकुलेशन कर ली थी। लिंक रिएक्शन से हमें 6 ATP मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 NADH2 बनते हैं। क्रैब साइकिल की हम बात करें तो यहाँ से हमें कितने ATP मिलेंगे, 24 ATP मिलेंगे। तो टोटल ATP की हमें यहाँ पे बात कर लें तो जो मेलेट एस्पार्टेट शटल है हमें कितनी ATP देता है, 38 ATP देता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ श्वसन के वैकल्पिक पथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि अल्टरनेटिव पाथवे और रेस्पिरेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो मैं बता दूं कि जब श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन प्रभावित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ अल्टरनेशन की, रेस्पिरेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो दो प्रकार के पाथवे जो होते हैं, जो कि अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं किसके, रेस्पिरेशन के। पहला होता है पेंटोज फास्फेट पाथवे, जिसको ट्रिपल B कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसी को अपन क्या कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी इसको कह दिया जाता है, HMP शंट भी इसको कह दिया जाता है। दूसरा होता है बारवर्ग डिफेंस पाथवे, बारवर्ग डिफेंस पाथवे इसको कह दिया जाता है। इनसे हमें 36 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये कितने ATP का निर्माण करते हैं, 36 ATP का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहला कारक होता है आंतरिक कारक, जिससे अपन जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या करता है, यदि जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन दर जो है अधिक हो जाती है। जैसे हम बात करें उदाहरण की, तो स्थायी की तुलना में विभजित की कोशिका में श्वसन अधिक होता है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनमें जो है रेस्पिरेशन अधिक होता है बजाय किसके, परमानेंट टिश्यू के। क्यों, क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा, यदि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें होता है तापमान, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो एंजाइम पर आधारित होता है, क्यों, क्योंकि एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम जो है विकृत हो जाते हैं। दूसरा आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको अपन ताप गुणांक कहते हैं, Q10। Q10 की परिभाषा हमने जस्ट पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी। इसका मतलब होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने पर जितनी जो क्रिया के रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 से 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम तापमान की 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं तो जो रेट है वो कितनी हो जाती है, 2 से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। अगला आता है हमारे सामने ऑक्सीजन की सांद्रता। ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है कि यदि ऑक्सीजन की सांद्रता अपन बढ़ाएंगे तो श्वसन की दर है वो कम हो जाएगी। इसको अपन क्या कहते हैं, पास्चर प्रभाव कह देते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है विलोपन बिंदु, एलिमिनेशन पॉइंट। क्या होता है कि ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर अवायवीय श्वसन रुक जाए तथा वायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाए, उसको अपन एलिमिनेशन पॉइंट कहते हैं। इसी में एक अगला आता है संक्रमण बिंदु, जिसको अपन ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वह सांद्रता जिस पर दोनों एक साथ संचालित होने लग जाए, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी चल जाए, एनोबिक रेस्पिरेशन चल जाए, उसको अपन ट्रांजिशन पॉइंट भी कहते हैं। संक्रमण का मतलब ही यही होता है। आगे आती है भाई CO2 की सांद्रता। CO2 की सांद्रता क्या होती है कि यदि CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन की दर जो है वो घट जाती है। क्यों, क्योंकि रंध्र बंद होने लग जाते हैं।
आगे बात करते हैं अगले फैक्टर कौन से सबसे अगला आता है भाई जल की उपस्थिति। वाटर क्या करता है, तो जल एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जलीय माध्यम उपलब्ध कराता है, इसलिए हेल्पफुल होना चाहिए। लेकिन जो भंडारित बीज होते हैं उनमें शोषण दर कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि औसतन जल की जो मात्रा है वो 5% तक ही रहती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि जल ज़्यादा मात्रा में होगा तो शोषण की दर अपने आप बढ़ जाएगी। अगला होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। कमी होने पर खाद्य पदार्थों का निर्माण रुक जाता है, जिससे शोषण दर में क्या आती है, गिरावट आती है। दूसरा आयु का प्रभाव क्या होता है, नए ऊतकों में शोषण दर पुराने ऊतक की तुलना में अधिक होती है। अगला आता है संदर्भ पदार्थ यानी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जैसे साइनाइड हो गया, एजाइड हो गया, ये शोषण की दर को घटाने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं फर्मेंटेशन। लास्ट टॉपिक आपका आ रहा है किण्वन। किण्वन क्या होता है, इसकी जो खोज है वो लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। डेफिनेशन की बात करें तो एक अवायवीय श्वसन का प्रकार है जिसमें सूक्ष्म जीवों की सक्रिय भूमिका पाई जाती है। ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। किण्वन के प्रकार है, 4 प्रकार के किण्वन पाए जाते हैं। पहला होता है एल्कोहलिक किण्वन, जिसको अपन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है। ठीक है, इसमें जो माइक्रोब्स काम आते हैं वो कौन से हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर यीस्ट यहाँ पे काम आता है। दूसरा होता है एसिटिक एसिड किण्वन, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटिक एसिड बनता है। इसमें जो माइक्रोब्स काम आता है वो कौन सा, एसिडोबैक्टर एसिडी। इसमें एक खास बात यह है कि ये वायु की उपस्थिति में पाया जाने वाला फर्मेंटेशन है। ये जितने भी फर्मेंटेशन है वो सारे के सारे कैसे हैं, अवायवीय श्वसन में होते हैं। लेकिन एकमात्र फर्मेंटेशन कौन सा है, वायु की उपस्थिति में पाया जाने वाला। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसमें जो एंजाइम काम सॉरी माइक्रोब्स काम आते हैं वो कौन से, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस काम आते हैं। इसके बाद जो अगला है ब्यूटारिक एसिड किण्वन। ब्यूटारिक एसिड किण्वन में जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ब्यूटारिक एसिड बनता है। माइक्रोब कौन सा होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम। लेकिन यहाँ पे जो खास बात है वो आपको ध्यान रखनी है, एसिटिक एसिड किण्वन जो है वायु की उपस्थिति में होने वाला किण्वन है। इस तरीके से हमने आज की जो वीडियो है इसमें हमने किसकी बात कर ली, जो रेस्पिरेशन उसमें हमने कंप्लीट बात कर ली, फर्मेंटेशन की बात कर ली, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, एचएमपी शंट वगैरह, शटल वगैरह सारे हमने बात कर ली, ईटीएस की बात कर ली, क्रेब्स साइकिल की बात कर ली, और आपकी ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात कर ली, लिंक रिएक्शन की हमने बात कर ली। इसके अलावा जो आपके श्वसन गुणांक होता है उसकी हमने बात कर ली। ठीक है, श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है, श्वसन अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, सारे हमने जो टॉपिक है वो आपके क्लियर करा लिए। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, फिर अपन पीवाईक्यूज करके देखते हैं कि भाई इसमें से जो हमने पढ़ा है उसमें से पीवाईक्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार पीवाईक्यूज। पहला पीवाईक्यूज हमारे सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ईटीएस में कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्रिय डिहाइड्रेटेज की भूमिका का सही वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है एनएडी से एफएमएन में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है, प्रोटोनों को अंतर्जलीय अवकाश में पंप करता है, इलेक्ट्रॉनों को सीधे साइटोक्रोम सी में स्थानांतरित करता है, एफईडीएस2 को ऑक्सीकरण करता है और इलेक्ट्रॉनों को यूरिक किण्वन में स्थानांतरित करता है। तो इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें तो इसमें जो है डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सुनना। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है ईटीएस में, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है इसको अपन क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रेज कहते हैं। ये टीसीए चक्र तथा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दोनों से जुड़ा हुआ होता है। ये टीसीए से भी जुड़ा होता है और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उससे भी जुड़ा हुआ होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है कि एफईडीएस2 को ऑक्सीकरण, एफईडीएस2 का ऑक्सीडेशन करेगा और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें यूवी मोनोन को, यूवी जो किरण होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये ना तो पंप करने का काम करता है, ना ही ये एनएडीएसटी और एफएमएन के जो पाथ है उससे भी संबंधित नहीं होता है, और इसका जो काम है वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको किसको ट्रांसफर कर देगा, यूवी किरण को ये ट्रांसफर कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्रेब्स चक्र के लिए कौन सा कथन गलत है। पहले तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई कौन सा कथन गलत है। देखना, इस चक्र में एक बिंदु पर एफएडी का एफएडीएस2 अपचयन होता है, बिल्कुल सही बात है। एक एफएडीएस2 का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल ये राइट कथन है। दूसरा, इस चक्र में 3 बिंदुओं पर एनएडी प्लस का एनएडीएस2 अपचयन होता है, बिल्कुल सही बात है। 3 एनएडीएस2 का फॉर्मेशन होता है जो हमें 6 एटीपी देखे जा सॉरी 9 एटीपी देखे जाते हैं। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान 1 जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, 1 जीटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला सुनना, इस चक्र का आरंभ एसिटिल कोएंजाइम ए, बिल्कुल सही बात है, एसिटिल कोएंजाइम ए से ही होता है। पायरुविक अम्ल के साथ संग्रहित ऊर्जा सिट्रिक अम्ल बनने से होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे कथन गलत जो है कथन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे पायरुविक अम्ल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। जो पायरुविक अम्ल है वो एनएडी प्लस कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बना लेता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेता है। तो जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया तो यहाँ पे पायरुविक अम्ल का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो ये पायरुविक अम्ल के साथ अटैच नहीं होगा, तो यही जो है बिल्कुल यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। तो फिर ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है। ठीक है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ के क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। वापस आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, देखना अपन जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये एसिटिल कोएंजाइम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, सिट्रिक एसिड बना रहा है। ठीक है, ऐसे जो आपका पायरुविक एसिड है उसका तो अस्तित्व ही वहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही वो एसिटिल कोएंजाइम में बना अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है। चलिए अगला आता है हमारे सामने भाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल के अंतिम उत्पाद है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल मतलब टीसीए, टीसीए का मतलब हो गया आपका कौन सा, क्रेब्स साइकिल। क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल। टीसीए एंड क्रेब्स साइकिल से देखिए क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जल नहीं, CO2 बनेगा, NADH2 बनेगा। ठीक है, NADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा नहीं, CO2 भी बनेगा।
डी ऑप्शन देखना, CO2 बनेगा, NaDH बनेगा, FeDH2 बनेगा। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो 13 का जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि श्वसन में NaDH के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी कि ETS में ATP के कितने अणु बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो NaDH2 है वो हमें 3 ATP देता है। FeDH2 है, या FeDH2 है, ये हमें कितने ATP देता है, 2 ATP देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें जो NaDH है वो ETS में जाके हमें कितने ATP देता है, 3 ATP देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रैब साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, एटीपी संश्लेषण है, या फिर ईटीएस है। तो हम यदि इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता। ये कहाँ होता है, ये साइटोसोल में घटित होता है। कहाँ होता है, साइटोसोल में घटित होता है। ठीक है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये घटित होता है। क्रेब्स चक्र है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईटीएस भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाके ये होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच सेतु का कार्य करने वाला उपचायक मेटाबोलाइट कौन है। देखना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है, सॉरी ऑक्सिलो एसिटेट है, नहीं। पायरुवेट है, नहीं। एसिटिल कोएंजाइम ए है, या फिर अल्फा ग्लूकोग्लूटाटेट, नहीं। तो एसिटिल कोएंजाइम ए है जो कि किसके फलस्वरूप बनता है, लिंक रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, या फिर लिंक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में सेतु का या फिर कनेक्टिंग लिंक्स का काम करता है वो कौन होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। ठीक है, तो ये जो PYQs हैं मैंने आपको बता दिए, ये सारे PYQs कहाँ मिलेंगे, आपको हमारी बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी लेवल के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे पेपर में पूछे जाते हैं यही आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिलेंगे। सारे टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज देखने को मिलेंगे, और इसमें 180 जो है टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी हमने PYQs में डाले हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप अपने इंडेक्स वगैरह दिखा दीजिए, तो मैं इंडेक्स आपको बता देता हूँ। ये जो नया सिलेबस है उसके अनुसार मैंने जो पूरी बायो है उसको 20 यूनिट के अंदर डिवाइड मैंने कर दिया है, और 20 यूनिट कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। इस तरह से आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इधर हिंदी में, सामने उसको एज इट इज इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट हमने कर दिया है। सामने आपको जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यदि आंसर सामने ही देखने के लिए मिल जाता है तो हमें जो है अच्छे से प्रैक्टिस अपन नहीं कर पाते। तो ये जो है प्रॉपर अभ्यास के लिए पुस्तक बनाई गई है। ठीक है, इसमें हमने जो उत्तरमाला है लास्ट में दी है, और साथ के साथ इनकी जो एक्सप्लेनेशन वो आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, मीशो से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सारे यदि आप डेमो भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और डेमो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरीके से हमने 180 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड के भी डाले हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी तरीके से हम आगे बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।